जी, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्विज जो है वो आपका लास्ट सेशन पे होगा। मीन्स पहले हम क्लास कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद क्विज होगा। ठीक है, तो ये सेशन कंप्लीट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम क्विज स्टार्ट करेंगे 11:30। ओके, अब बेटर है वॉइस? यस मैम, आप सही है। ओके, ठीक है। सो क्विज जो है वो आपका जो है सेशन के बाद होगा। इस सेशन के बाद हम 10 मिनट की एक और मीटिंग रखेंगे और फिर उसके बाद 11:30 पे क्विज स्टार्ट कर देंगे। हाफ एन आवर होगा आपके पास क्विज कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम। We were discussing parameterized constructor. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है? इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे भी डिस्कस हुई हुई है और एक एग्जांपल मैंने आपको जो है वो वहाँ पे एडिटर पे भी रन करके दिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो ये थी कि यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट ऑल का मेथड यूज़ किया और वहाँ स्लाइड पे डायरेक्ट वेरिएबल्स प्रिंट हो रहे हैं यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा। यू कैन यूज बोथ वे। प्रिंट ऑल का मेथड यूज करना ज़्यादा बेटर है कि बार बार हर दफ़ा हर वेरिएबल के लिए अलग से कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड लिखने के बजाय आपने एक क्लास के अंदर ही एक प्रिंट ऑल का मेथड बना दिया जिसमें एक दफ़ा आपको हर फील्ड के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट लिखनी होगी। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उस ऑब्जेक्ट के साथ आप प्रिंट ऑल का मेथड यूज कर सकते हैं सो दैट आपको बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट यूज ना करनी पड़े। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप तक जाऊँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, गुड। Okay, now we have next topic which is constructor overloading। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, ओवरलोडिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या है? हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। जैसे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। सेम नेम, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का नाम मोबाइल है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का नाम मोबाइल है, बट हाउ योर कंपाइलर डिफरेंशिएट बिटवीन के कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिपेंडिंग ऑन द आर्गुमेंट पासेस टू द कंस्ट्रक्टर। Similarly, we can have another constructor just like public mobile। एडिटर भी हो रहा है आपके पास? ओके, ठीक है। मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया मोबाइल जिसमें मैं कह रही हूँ कि वो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, स्ट्रिंग नेम एंड फ्लोट वेट। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं n और इसको हम कर देते हैं w। ठीक है, मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक मोबाइल। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही रहेगा जो क्लास का नाम है। तो कंस्ट्रक्टर का नेम मैंने मोबाइल रखा और दो आर्गुमेंट पास कर दिए, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कह रही हूँ? ठीक है, पब्लिक मोबाइल, ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, एक स्ट्रिंग और दूसरा फ्लोट। और नेम की वैल्यू मैंने n रख दी और जो w में वैल्यू पास होगी मैंने उसको वेट कर दिया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? दो आर्गुमेंट पास किए, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट।
ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। देखें अब इसने क्या किया, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जो 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मोबाइल m1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और इसमें 2 आर्गुमेंट पास कर दिए। सो अब ये मेरे पास इस नाम के मेरी क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर हैं मोबाइल नाम के। ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, एक स्ट्रिंग और फ्लोट, और एक कंस्ट्रक्टर है जो 4 आर्गुमेंट्स ले रहा है, 3 स्ट्रिंग और एक फ्लोट। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मैंने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है वो कौन से वाले कंस्ट्रक्टर से मैच हो रहा है। सो मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट। तो ये कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट इनपुट ले रहा है। तो ये कहाँ चला जाएगा, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट। स्ट्रिंग की वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू मैंने पास की थी नोकिया, वो एन में स्टोर करेगा और एन के थ्रू नेम में पास कर देगा। और जो सेकंड वैल्यू मैंने पास की थी 15, वो डब्लू में स्टोर करेगा और डब्लू के थ्रू वेट में स्टोर कर देगा। यहाँ पे मैंने मॉडल और कलर ये अपडेट नहीं किया क्योंकि मैंने उसके रिस्पेक्टिवली वैल्यू पास ही नहीं की। तो ये क्या कर देगा, उन दोनों फील्ड्स को डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा, जो कि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। सो कलर की डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास नल हो गई। और सिमिलरली मॉडल की डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू भी नल हो गई। सो जो कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जी क्लास क्लियर है। That is constructor overloading. Constructor overloading means constructor having same name but different parameter list. और कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि नाम तो सेम है, डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट पास। जब आपने आज जितने आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे आपकी क्लास चेक होगा क्लास में कि इस आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कंस्ट्रक्टर है, तो फिर वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हर टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बट ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओवरलोडिंग मीन्स मैंने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर की बेसिस पे ओवरलोड कर दिया। जी क्लास, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबको क्लियर है, राशिद, उबैस। नहीं बेटा, सब कंस्ट्रक्टर नहीं रन हो रहा है, यही तो मैं बता रही हूँ कि ओवरलोडेड का मतलब ही यही है कि जो वैल्यू आपने पास की है, जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अकॉर्डिंगली आपने आर्ग्यूमेंट पास किए। यहाँ से मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ऑब्जेक्ट m1 के लिए, जो कि क्लास में एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट इनपुट ले रहा होगा, ये वाला इनपुट। सो स्ट्रिंग एंड फ्लोट, फर्स्ट वाली वैल्यू जो मैंने नोकिया पास की थी वो एन में स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू जो 15 पास की थी वो डब्लू में स्टोर हो जाएगी, एन के थ्रू वैल्यू नेम में जाएगी और डब्ल्यू के थ्रू वैल्यू वेट में जाएगी। अब यहाँ पे मैंने कलर और मॉडल की कोई वैल्यू नहीं दी। और तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी अब कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। एट अ टाइम हर ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए एट अ टाइम कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट m1 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, जो नेम की वैल्यू क्या रख रहा है, नोकिया जो मैंने पास की थी, और वेट की वैल्यू 15 रख रहा है। सो इस सिनेरियो में मेरे पास क्या होगा, कलर और मॉडल, उसकी वैल्यूज मैंने सेट नहीं करवाई। सो कलर और मॉडल के लिए ये कंस्ट्रक्टर क्या वैल्यूज करेगा, जो स्ट्रिंग की अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं विच आर नल। सो जब मैंने m1 के थ्रू ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसने नेम नोकिया रखा, वेट 15 रख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कलर और मॉडल के लिए कोई वैल्यूज नहीं दी। तो वो ये क्या करेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कलर को रख देगा नल, क्योंकि कलर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। इसी तरह मॉडल भी स्ट्रिंग है, मॉडल की डिफॉल्ट वैल्यू भी नल होगी। फिर वापस वहीं जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा m1 डॉट प्रिंट ऑल। प्रिंट ऑल पे क्या प्रिंट कर देगा, नेम इज नोकिया, जो मैंने यहाँ से सेट करवाया था। मॉडल नेम सेट नहीं हुआ था तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू नल कर दिया।
वेट मैंने 15 पास किया था, वेट 15 चला गया, और मोबाइल का कलर मेरे पास क्या चला गया, नल। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट M2। M2 के लिए मैंने 4 वैल्यू पास की, 3 स्ट्रिंग वैल्यू और एक फ्लोट। तो अभी मेरी क्लास में जाके देखेगा कि क्लास में ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो 2 स्ट्रिंग, एक फ्लोट एंड देन एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। तो फिर ये क्लास में जाएगा, मैच करेगा। फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर मैच नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर तो कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं ले रहा, तो फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट M2 के लिए ये कॉल नहीं करेगा। सेकंड कंस्ट्रक्टर में जाएगा विच इज मोबाइल, जो कि एक स्ट्रिंग और फ्लोट ले रहा है और मैं वहां से 4 वैल्यूज पास कर रही हूँ। ये कंस्ट्रक्टर भी मैच नहीं हुआ, इसको भी कॉल नहीं करेगा। इस कंस्ट्रक्टर में आया मोबाइल। अब ये कंस्ट्रक्टर मैंने जो वैल्यूज पास किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क कर रहा है, 2 स्ट्रिंग, एक फ्लोट एंड देन एक स्ट्रिंग। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, वहां से सारी वैल्यूज इन लोकल वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, N, M, W एंड C, और इन लोकल वेरिएबल्स के थ्रू मेरे इन क्लास लेवल वेरिएबल्स में स्टोर होंगी। जब ये सारा काम हो गया, कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लोज हो गई, वापस वहीं जाएगा जहां से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से। ये सारी वैल्यूज M2 के लिए मेमोरी में जाके स्टोर हो गई इस स्टेप के बाद। फिर नीचे आया M2 डॉट प्रिंट ऑल। प्रिंट ऑल का मेथड कॉल करेगा, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के लिए, M2। सो नेम, कलर, मॉडल और वेट उठाएगा M2 के लिए। सो क्या वैल्यूज आएंगी, हुआवे XYZ 1 2 3 15F एंड ग्रे। तो इसने क्या कर दिया, मुझे ये वैल्यूज प्रिंट करवा दी। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया M3, जिसके लिए मैं 4 वैल्यू सेट करवा रही हूँ। फिर अगेन ये क्लास में जाएगा, मोबाइल में देखेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो 3 स्ट्रिंग और एक फ्लोट ले रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो इसी के लिए, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सारे कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होंगे। और वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि जितने आपने आर्ग्यूमेंट पास किए होंगे उसी के अकॉर्डिंगली वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर इज, आप कह सकते हैं कि अच्छा सेम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। लेट्स से अगर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक मोबाइल, जो कि एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट ले रहा है, तो मैं एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकती जो कि एक स्ट्रिंग और फ्लोट ले रहा हो। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ स्ट्रिंग मॉडल M एंड फ्लोट। मैम आपकी आवाज बार बार कम होती जा रही है और कभी ज्यादा एकदम से बढ़ जा रही है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ मोबाइल नाम का, और उसमें भी मैं M और फ्लोट, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग और फ्लोट ऑलरेडी ले रहा है। अब मैं इसी सेम पैटर्न का कोई और एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकती जो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हो, स्ट्रिंग और फ्लोट, तो ये मुझे एरर देगा। मैम अगर सीक्वेंस चेंज कर दें तो? सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, आप फ्लोट पहले और स्ट्रिंग बाद में कर सकते हैं, तो कोई एरर नहीं होगा। फ्लोट पहले और स्ट्रिंग बाद में, स्ट्रिंग M। क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं इसमें जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ सेम स्ट्रिंग M, और इसको मैं कर दूँ फ्लोट W। लेट एज्यूम वी आर डूइंग दिस, ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। तो होगा क्या, जब मैं ऊपर से यहाँ से, अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जो एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट ले रहा है। तो मेरी क्लास में तो 2 कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी और ये वाला कंस्ट्रक्टर भी, जो एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट ले रहा है। तो यहाँ पे आपका कंपाइलर जाके कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज क्या हो जाएगा, बल्कि वो आगे काम ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर हैं सेम पैटर्न के। तो कभी भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आप सेम पैटर्न यूज नहीं करेंगे। यस, यू कैन चेंज द सीक्वेंस, फ्लोट को पहले ले आए और स्ट्रिंग को बाद में ले जाए। स्ट्रिंग W लेट से, या स्ट्रिंग N ही रहने दें, और यहाँ पे आप क्या कर दें, इसको M कर दिया। कह रही हूँ मॉडल इज इक्वल टू M एंड वेट इज इक्वल टू W। अब इससे क्या होगा, जब मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ तो कौन सा वाला कॉल होगा, जो पहले स्ट्रिंग और बाद में फ्लोट ले रहा है। और अब मैं एक और कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाती हूँ मोबाइल M4
इज इक्वल टू न्यू मोबाइल। इस न्यू मोबाइल और इसमें मैंने क्या एक फ्लोट वैल्यू पहले दे दी, लेट से मैं कह रही हूँ 35.f एंड सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या वैल्यू दे दी, ABCD। तो अब ये कैसे काम करेगा, वो वाला कंस्ट्रक्टर देखेगा जो पहले फ्लोट और बाद में स्ट्रिंग ले रहा है, तो क्लास में जाएगा। फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर मैच नहीं हुआ क्योंकि ये तो कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं ले रहा। सेकंड कंस्ट्रक्टर भी मैच नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग एंड सेकंड इज फ्लोट, और मैं वहां से क्या पास कर रही हूँ, पहला आर्ग्यूमेंट फ्लोट और सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। तो ये वाला कॉल भी नहीं होगा, यहाँ जाएगा, ये वाली पैटर्न मैच हो गया, फर्स्ट फ्लोट एंड सेकंड स्ट्रिंग, तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अच्छा, कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों के। स्कोप ऑफ पैरामीटर्स, स्कोप ऑफ पैरामीटर्स मतलब स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं आप मुजम्मिल? अच्छा, क्विज ये है कि क्विज का टाइम मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्विज 11:30 पे स्टार्ट होगा और 12 तक का टाइम है उसका, तो 11:30 से 12 बजे के दरमियान आपने क्विज जो है वो अपलोड करना है LMS पे। अच्छा ओवेस, अभी हम मेथड की बात तो कर नहीं रहे, अभी हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे हैं, और हम सेम नेम के दो मेथड्स भी बना सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो। नहीं, हैंड रिटन नहीं करने, एक जैसे उस पर रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का लाइट वगैरह का इशू है तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, सो हैंड रिटन नहीं रखें क्विज। और जब हैंड रिटन आप सबमिट करवाएंगे तो काइंडली सबसे पहले उस पेपर पे अपना नाम और स्टूडेंट आईडी जरूर मेंशन कीजिएगा। बेटा 10:30 बजे की लाइट गई है, उजैर तो 11:30 बजे तक तो आ जाएगी ना। हाँ, पहले क्विज LMS पे सबमिट करवा देना हैंड रिटन फॉर्म में, फिर उसको बैठ के विजुअल स्टूडियो पे करते रहना। और वापस आ जाए लेक्चर की तरफ, अभी क्विज तो नहीं हो रहा, अभी हम लेक्चर ले रहे हैं तो हम लेक्चर देख लेते हैं। क्विज 11:30 बजे स्टार्ट होगा, सो जब 11:30 बजे क्विज स्टार्ट होगा तो ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं। अच्छा देखो, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम विद इन अ क्लास। सो अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देती हूँ, किसी एक भी कंस्ट्रक्टर को, तो फिर मैं उस कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए यूज नहीं कर सकती। इट मीन्स कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकना चाह रहे हैं सो यू कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। इसीलिए कंस्ट्रक्टर हमारे पास यूजुअली पब्लिक होते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दोगे, क्योंकि सारे कंस्ट्रक्टर एक ही नाम के होते हैं, क्लास के नाम के, तो अगर आप किसी एक भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दोगे इट मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। प्राइवेट है तो आउटसाइड द क्लास यूज ही नहीं हो सकता। जब आउटसाइड द क्लास यूज नहीं हो सकता तो सो यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देख ली। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। स्कोप ऑफ पैरामीटर्स
क्या पूछना चाह रहे हो मुजम्मिल? एक मिनट रुको, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जी मुजम्मिल, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको अपने पास से। हेलो मुजम्मिल, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आपको माइक वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, स्कोप ऑफ पैरामीटर्स क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, काइंडली थोड़ा सा क्लियर कर दो सो दैट मैं एक्सप्लेन कर सकूं। स्कोप ऑफ पैरामीटर्स क्या मतलब है? स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स पूछना चाह रहे हैं आप? देखो, लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे कौन से हैं? n is a local variable, w is a local variable. This n is only accessible within the method or constructor in which it is defined. n मोबाइल एक कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया है, ये उस कंस्ट्रक्टर से लिंक है। तो इस n का स्कोप सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर है। अगर मैं इस n को एक्सेस करना चाहूँ आउटसाइड दिस बॉडी, तो ये मुझे एरर देगा। लेट्स से अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर में n करना चाहूँ, ठीक है, n को मैंने कहाँ डिफाइन किया है? इस वाले कंस्ट्रक्टर में, ये जो मोबाइल वाला है। अच्छा, ठीक है, ये जो n है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैंने कहाँ डिफाइन किया है? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब इस n का स्कोप सिर्फ इस बॉडी के अंदर लिमिटेड है। अब मैं इस n को अगर एक और इस यहाँ एक्सेस करना चाहूँ, लेट्स से मैं कह रही हूँ नेम इज इक्वल टू n, ठीक है, तो इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्या है? द नेम एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स कि ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जो मेथड या कंस्ट्रक्टर के लिए एज एन आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं। तो इनका स्कोप इसी मेथड या कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर होता है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड मेन यहाँ जाके मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने नोकिया दिया नेम, और मैं यहाँ पे अगर कॉल करना चाहूँ m1.n, तो मुझे यहाँ पे भी एरर देगा। एरर क्या देगा? कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैं प्रिंट करवाना चाहूँ कि m1 के लिए जो मैंने नेम रखा था वो प्रिंट हो जाए। सो यहाँ पे मुझे ये क्या दे रहा है? एरर। एरर क्या दे रहा है? मोबाइल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर n एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड एंड एक्सेप्टिंग अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप मोबाइल। इट मीन्स कि वो जो n है वो सिर्फ इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज हो रहा है। सो होगा क्या कि यहाँ से जब मैं वैल्यू पास करूंगी, मोबाइल m1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल नोकिया एंड 15F, तो पहले तो ये देखेगा कि क्या इस क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग है और सेकंड फ्लोट है। तो ये क्लास में जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर मैच नहीं हुआ, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर देखा जो कि एक स्ट्रिंग और फ्लोट इनपुट ले रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? फर्स्ट इनपुट जो मैंने वहां से दिया था स्ट्रिंग नोकिया, वो नोकिया कहाँ? इस n में स्टोर हो जाएगा। और जो सेकंड इनपुट था 15, वो इस w में स्टोर हो जाएगा। बट दिस n एंड w आर एक्सेसिबल टू दिस बॉडी ऑल्सो। लेकिन नेम और वेट क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनको मैंने कहाँ डिफाइन किया है? क्लास में। नेम, मॉडल, कलर और वेट। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने लोकल वेरिएबल्स में जो वैल्यूज ली हैं, उन वैल्यूज को मैं अपने क्लास लेवल वेरिएबल्स में स्टोर कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि जो यूजर ने वैल्यू पास की है जो n में स्टोर हुई है विच वाज नोकिया, वो नेम में डाल दो। और जो सेकंड वैल्यू उसने पास की है 15, जो इस w में स्टोर हुई है, क्योंकि n और w बस सिर्फ यही एक्सेस हो सकते हैं, तो W के थ्रू वो वैल्यू वेट में डाल दो, जो कि क्लास लेवल वेरिएबल्स है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम नेम और वेट एक्सेस कर सकते हैं, n और w नहीं, क्योंकि n एंड w आर लोकल वेरिएबल्स। इनका स्कोप, इनकी लाइफ इसी कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर होती है। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है?
तो वापस पीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने देख ली थी, इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मैंने भी आपको करा दिए। थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? लेट से मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं उसी को कॉपी करवा दूँ, मतलब जो मैंने एक और मैं जो है ऑब्जेक्ट बनाना चाह रही हूँ, बट दैट शुड बी कॉपी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं जो एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना चुकी हूँ, एक और ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल उसी की कॉपी है। मतलब जैसे मेरे पास नोकिया 3310 के मल्टीपल सेट्स हैं, कलर भी सेम है, तो मैं उसकी वैल्यू को बार बार चेंज करने के बजाय मैं प्रीवियस वाले को ही कॉपी करवा दूँ। ऐसे ही होता है ना, जैसे हमारे पास बल्क में वो होती है, बिल्ड होते हैं, तो इसी तरीके से होते हैं, जैसे एक ही मॉडल के मल्टीपल सेट जनरेट होते हैं। सो लेट एज्यूम कि मैं कह रही हूँ कि मैंने जो अभी एक ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी यही स्पेसिफिकेशन है, ये वाली, लेट से सैमसंग वाली, यही स्पेसिफिकेशन है। तो एक तो ऑप्शन यही है कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं मोबाइल M4 और उसमें यही वैल्यूज दोबारा से पास कर दूं, बट हमें एक फंक्शनलिटी ये है कि वी कैन क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर एज वेल। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट में पास करना चाहें तो वो काम भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कैसे यूज होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर? A parameterized constructor that contains a parameter of same class type is called as copy constructor। मतलब वही जो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसी की मैं एक और कॉपी बनाना चाहूँ तो उसके लिए मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का फिनोमेना यूज करूंगी। Main purpose of copy constructor is to initialize new instance to the values of an existing instance। मेन पर्पस क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर का? कि जो आप नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी वैल्यूज को आप कैसे इनिशियलाइज करें? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू से, जैसे अभी मैंने सैमसंग वाला आपको दिखाया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, वही वाली एग्जांपल है, उसी को आगे इन्होंने फर्दर इवॉल्व किया है। क्लास सैंपल की है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, पैरम 1 एंड पैरम 2। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया जैसे जो अभी तक हम करते आ रहे थे, पब्लिक सैंपल स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग वाई, एक्स की वैल्यू पैरामीटर 1 में पास कर दी, वाई की वैल्यू पैरामीटर 2 में पास कर दी। ये तो हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक सैंपल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो उसका नाम जो है वो क्लास के नाम के इक्विवेलेंट होगा, पब्लिक सैंपल। और यहाँ पे मैंने इसका आर्गुमेंट पे क्या पास कर दिया? सैंपल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर क्या इनपुट ले रहा है? एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो जब मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगी तो वो जो ऑब्जेक्ट पहले वाला था उसी के सारे कंटेंट्स मेरे पास इस नए ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर हो जाएंगे। कैसे? पैरम 1 की वैल्यू क्या हो जाए? जो ऑब्जेक्ट जो भी मैंने पास किया है उस ऑब्जेक्ट की पैरम 1 की वैल्यू पैरम 1 में स्टोर हो जाए, यानी कि नए ऑब्जेक्ट के लिए, एंड पैरम 2 की वैल्यू क्या स्टोर हो जाए? obj.param2, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर को एज एन आर्ग्यूमेंट दिया। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं? एक कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब ये मैं आपको उस एग्जाम्पल पे मैप करके बताती हूँ जो हमारी मोबाइल वाली एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम जैसे पब्लिक मॉडिफायर लगेगा, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम ऑफ क्लास नेम, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी मैंने क्या दे दी? मैंने कंस्ट्रक्टर की बॉडी दे दी ऑब्जेक्ट ऑफ मोबाइल M, यानी कि मैंने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है दिस कंस्ट्रक्टर कैन टेक ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन इनपुट। और मैं नेम क्या दूंगी? यानी कि जो मेरे पास नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लिए नेम क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट मैं पास कर रही हूँ उसका नेम, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास मॉडल क्या होगा? मॉडल इज इक्वल टू m डॉट, यहाँ पे दिस का कीवर्ड भी लग सकता है। हाँ, दिस का कीवर्ड की फंक्शनैलिटी मैं बताऊंगी कि दिस का कीवर्ड कहाँ लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल दिस के कीवर्ड की। देन मेरे पास कलर इज इक्वल टू m डॉट
कलर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है उसका जो कलर की वैल्यू है वो हुई इसी ऑब्जेक्ट के कलर में सेट कर दो। एंड लास्ट क्या रह गया, वेट। सो वेट इज इक्वल टू m डॉट वेट। देखें ऑलरेडी ये सारी चीजें मुझे बता रहा है। सो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं हम, आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसका फॉर्मेट क्या होगा, पब्लिक मोबाइल, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि मोबाइल इज द नेम ऑफ क्लास एंड m इज द ऑब्जेक्ट जो हम पास करेंगे। अब देखते हैं पास कैसे होगा। लेट से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ जो कि इसी का डुप्लीकेट है, यानी कि एक और मोबाइल फोन जो है वो डिजाइन करना है जो कि सैमसंग है, A10 है, 25F है और ब्लैक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं इसको एज इट इज M4, यानी कि मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें यही सेम चीजें कॉपी हो गई। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। इससे ज्यादा बेटर वे ये है कि यही इसी चीज को रिपीट करने के बजाय मैं क्या करूं, इस न्यू मोबाइल में जो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या चीज इनपुट ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूं, मोबाइल, बल्कि सिंपल M3। और ये M3 मेरे पास क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट। मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इनपुट एज एन आर्ग्यूमेंट भेज दिया। सो अब ये देखेगा कि क्या मेरे क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इनपुट ले रहा है। सो ये जाएगा देखेगा वन बाय वन। फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है जो कि क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पे मोबाइल क्लास का रेफरेंस दिया और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा। तो वो जो मैंने M3 वहां पास किया था, M3 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस M में। अब ये क्या उठाएगा, जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ M4। नया ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, M4। ये जो नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ उसके लिए नेम, मॉडल, कलर और वेट सेट करेगा अकॉर्डिंग टू M3। ठीक है, तो M3 कहाँ पास हो गया, उस M में। M3 यानी कि ऑब्जेक्ट उठा और उसकी कॉपी कहाँ चली गई, एक लोकल वेरिएबल M में। सो अब जो मेरे पास ऑब्जेक्ट 4 है, M4, उसके लिए नेम क्या सेट किया, m डॉट नेम, यानी कि M3 का नेम उठाएगा जो सैमसंग था वो नेम में सेट कर देगा। इसी तरह मॉडल क्या उठाएगा, M3 डॉट मॉडल। M डॉट मॉडल यानी कि M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M3 को। सो जो M3 का जो मॉडल होगा, जो क्या था मेरे पास, A10 M4, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट है उसका मॉडल बन जाएगा। इसी तरह कलर मैंने ब्लैक किया था, तो जो नया ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या कर रहा है, कंटेंट्स कॉपी कर रहा है। M3 के ऑब्जेक्ट्स को, M3 के ऑब्जेक्ट की हर इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यू को M4 में सेट कर रहा है। So how we can create copy constructor? That is the method through which we can construct copy constructor. M यहाँ पे एज अ लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है, क्योंकि इसकी मैंने डाटा टाइप क्या रखी है, इसकी डाटा टाइप मैंने स्ट्रिंग नहीं रखी, इसकी डाटा टाइप मैंने फ्लोट नहीं रखी है, इसकी डाटा टाइप मैंने क्या रखी है, क्लास इटसेल्फ। तो जब क्लास नेम आ गया, इट मीन्स कि ये M क्या होल्ड करेगा, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मोबाइल जो मैंने वहां से पास किया है M3, जहां से मैंने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। मोबाइल M4 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, इनपुट मैंने क्या दिया है, M3, और ये M3 क्या है, इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा M3 पास कर देगा। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी M4 जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है, M4 डॉट प्रिंट ऑल। ठीक है, अभी बाकी की सारी चीजें मैं रिमूव कर रही हूँ बस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया M3 जिसमें मैंने ये सारी वैल्यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवा दी। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ, उसके भी सेम यही कंटेंट्स हैं। तो उसको रिपीट करने के बजाय मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को भी एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया एक और कंस्ट्रक्टर में जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब जब मैं रन करूंगी
देखें तो M3 भी वही प्रिंट कर रहा है जो M4 के कंटेंट्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज किया है. सो M3 इज एन ऑब्जेक्ट विच इज पासिंग एज एन आर्ग्यूमेंट टू द कॉपीड कंस्ट्रक्टर. सो एक ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो M3 का है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठेगा और कहाँ चला जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर में. कॉपी कंस्ट्रक्टर के इस M में जैसे हमने स्ट्रिंग की वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक लोकल वेरिएबल लेट से n रखा था जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, यहाँ पे मैंने m रखा है. आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, x रख सकते हैं, x y z. ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट वहां से पास हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को टेम्पररी बेसिस पे होल्ड करता है. और इसी x के थ्रू हम क्या करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू x डॉट नेम, मॉडल इज इक्वल टू x डॉट मॉडल, color is equal to x dot model, and weight is equal to x dot weight. ये सारा कोड आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा ना आपको, तो आप लोग इसको कॉपी अपने पास जो है वो टाइप करके रन करिएगा, ताकि जब टाइप करें तो कुछ समझ भी आ रहा हो. वरना मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा. सो ये सारा कोड एज इट इज आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर सेशन 1 और सेशन 2 के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे. जैसे ये मीटिंग एंड होगी, कन्वर्ट होगी, तो मैं इसको भी अपलोड कर दूंगी. कुछ मेहनत आप लोग खुद से भी कर लिया करें. ये मैं आपकी लर्निंग के लिए कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं इसको उठाऊंगी, कॉपी पेस्ट कर दूंगी. और इसमें मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस भी कर चुकी हूँ. सो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके पास फर्स्ट वर्जन से लेकर सारी अपडेटेड चेंजेस वाली फॉर्म में होंगी. जी क्लास, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लियर है? हाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क. कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम ये कर रहे होते हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं. मैंने ये M3 पास कर दिया, ये M3 इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है. और वहां पे इसके अकॉर्डिंगली जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा. पब्लिक मोबाइल, और ये मोबाइल का इनपुट ले रहा है. यहाँ पे मैंने नेम ऑफ क्लास, यानी कि अब ये x क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया. और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को होल्ड करेगा जो ऑब्जेक्ट पास होगा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त. हमारे वाले केस में कौन सा है, M3. सो M3 यहाँ एज एन x यहाँ पे लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है. और यहाँ पे हमने क्लास नेम इसलिए रखा है सो दैट हम इजीली डिफाइन कर सकें कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा. क्योंकि इस x की टाइप मैंने क्या रखी है, मोबाइल, यानी कि नेम ऑफ क्लास. So that this x would behave like an object which will hold the values which will be passed through this constructor which is M3. So M3 की जितनी वैल्यूज हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी, x में. और x क्या है, एक लोकल ऑब्जेक्ट है. इस लोकल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हम नेम, मॉडल, कलर और वेट में रखेंगे जो क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं. अच्छा, क्लास एंड मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे.